नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। आज मैं आपके लिए फार्म मैनेजमेंट और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने फार्म मैनेजमेंट और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के कोर्स आउटलाइन को अच्छे से पढ़ लिया होगा और आखिरी में अब बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 4 प्रकार के दिए गए हैं, जिसमें फिल अप द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह क्वेश्चंस आपके ग्रेड को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। न केवल यह आपके कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि फार्म मैनेजमेंट से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका संकलन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिल अप द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन से। आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन फार्म मैनेजमेंट, जो कि टाइटल है कोर्स का, उससे पूछा गया है। फार्म मैनेजमेंट इज एन इंट्रा फार्म स्टडी, जबकि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इंटर फार्म स्टडी होता है। फार्म मैनेजमेंट डील्स विद इकोनॉमिक इफिशियंसी और साथ ही साथ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स जो डील करती है वह एलोकेटिव इफिशियंसी डील करती है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द टेंजेंट पॉइंट ऑफ आइसोक्वांट एंड आइसोकास्ट लाइन, जहां पर आइसोक्वांट और आइसोकास्ट कास्ट लाइन को बजट लाइन भी कहते हैं, जहां पर एक साथ हो जाते हैं वहां पे लिस्ट कॉस्ट पॉइंट बनता है और यह लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर ऑन रिज लाइन 0 होती है। रिज लाइन को बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है। छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई टेक्नोलॉजी पहले के तुलना में इंफीरियर पाई जाती है तो प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट करता है। तो इसका सही जवाब है टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ। 7th, व्हेन एमपी इज एट मैक्सिमम देन एमसी इज एट मिनिमम। देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एमपी एंड एमसी। Production economics is macro in its scope, जबकि फार्म मैनेजमेंट का जो स्कोप होता है वह माइक्रो होता है, वह एक फार्म तक ही सीमित होता है। एग्जाम्पल ऑफ मोनो पीरियड गुड्स इज सीड। ऐसी गुड जिसको सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है उसको हम मोनो पीरियड गुड कहते हैं, और पॉली पीरियड गुड्स में हम उस वस्तु को बार बार यूज कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन में इन विच प्रोडक्शन फंक्शन सम इनपुट्स आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड। सो राइट आंसर इज शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में आप लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन में देखा होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन विथ 1 वेरिएबल इनपुट, production function with 2 variable inputs and others held constant. A group of technical unit is called economic unit. Production period is also called the transformation period. Minimum support price of different crop is recommended by the CACP and it stands for the Commission for Agricultural Cost and Prices। यहाँ ध्यान रखिए कि CACP
वह रिकमेंड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, जबकि जो गवर्नमेंट होती है वह इसको अनाउंस करती है। तो रिकमेंडेशन एंड अनाउंसमेंट, इसको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इन द प्रोडक्शन फंक्शन द पॉइंट वेयर टीपीपी कर्व चेंज इट्स कर्वेचर, आप लोगों ने देखा होगा कि जो टीपी कर्व होता है 3 स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में, वह एक सर्टेन पॉइंट के बाद तक वह इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट से वह बढ़ता है। तो उस पॉइंट तक जिसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आपने देखा होगा कि एमपी जो होती है वह सबसे अधिक होती है। द इनपुट विच आर यूज टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन आर कॉल्ड द complements. The production with elasticity greater than 1 indicates increasing return. Total output expressed in physical term is called TPP, total physical product. TP total product and TPP total physical product. 18th क्वेश्चन में a line connecting the points of least cost combination for different level of output is called the expansion path. expansion path में आपने देखा होगा कि बहुत सारे आइसोक्वांट्स बनते हैं, और मिनिमम पॉइंट पर जहाँ पे आइसोक्वांट्स और बजट लाइन बराबर होती है, ऐसे कई सारे आउटपुट लेवल पे आइसोक्वांट्स एंड बजट लाइन जो होती है वह बराबर होती है। तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। विद इन द रिज लाइन आइसोक्वांट हैव निगेटिव स्लोप। यह ध्यान देने की जरूरत है कि रिज लाइन जो होती है वह इनपुट x के लिए भी हो सकती है, x1 के लिए हो सकती है और x2 के लिए हो सकती है। रिज लाइन के बियॉन्ड कोई इकोनॉमिक रिलेवेंस नहीं होता, जबकि इकोनॉमिक रिलेवेंस या जो सब्स्टिट्यूशन होता है वह विद इन द रिज लाइन होता है। रिज लाइन को आपने अभी देखा कि बॉर्डर लाइन भी कहते हैं। 20th क्वेश्चन में व्हेन MRTS ग्रेटर देन द प्राइस रेशियो ऑफ फैक्टर, कॉस्ट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग मोर ऑफ एडेड रिसोर्स। इसको ध्यान में रखना है कि MRTS ग्रेटर देन द प्राइस रेशियो, सबसे अच्छी अवस्था क्या है? MRTS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर MRTS लेस देन द प्राइस रेशियो है, देन व्हाट यू विल डू, कॉस्ट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग मोर ऑफ रिप्लेस्ड रिसोर्सेस। इसको ध्यान में रखेंगे। द स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू लाइन इज स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू एक्सेस। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि चाहे वो बजट लाइन हो या फिर आइसो रेवेन्यू लाइन हो, दोनों दो एक्सिस को कनेक्ट करती हैं एक ट्राइंगल शेप बनाते हुए। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको फिलअप करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, जिसको APC कहते हैं, यह 1965 में आया हुआ था, लेकिन APC का नाम रिनेम हुआ CACP के रूप में 1985 में। यह प्रश्न पूछा जाता है कि APC से CACP कब हुआ। तो APC जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1965 में हुआ, और उसका जो दूसरा नाम आया CACP वह 1985 में 20 ईयर्स के बाद आया था। The theory of absolute advantage of international trade is given by the Adam Smith. Farm management is micro in its scope. इसको हमने पहले भी जब प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का आया था, क्योंकि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स मैक्रो इन स्कोप होता है, तो फार्म मैनेजमेंट को अभी डिस्कस किया गया था कि वो माइक्रो इन स्कोप है। In the case of joint product, production possibility curve PPC is inverted L-shaped होता है। When a farm business unit derives more than 50% of income from a single enterprise, it is called the specialized farming.
जबकि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम में कोई भी एक इंटरप्राइज ऐसा नहीं होता जो कि टोटल फार्म इनकम का 50% तक कंट्रीब्यूट करता है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में फार्म को डिफरेंट इंटरप्राइजेस में बांट दिया जाता है और डिफरेंट इंटरप्राइजेस से इनकम आती है। हालांकि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अपने फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। हालांकि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग जो होती है वह इनकम बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। आइसोक्वांट आर एल शेप्ड इन केस ऑफ विच रिसोर्सेज? कंप्लीमेंट्री रिसोर्सेज। कंप्लीमेंट्री रिसोर्सेज केस में आइसोक्वांट्स जो होता है वह एल शेप का होता है। अ प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, इसका मतलब होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। फॉर कंप्लीमेंट्री रिसोर्सेज MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस 0 हो जाता है। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। 31 क्वेश्चन में है, इन लीनियर प्रोग्रामिंग MVP ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड शैडो प्राइस। इसको ध्यान में रखेंगे। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC। साथियों क्षमा चाहेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, TVC लिखा हुआ है लेकिन यह TFC होना चाहिए, क्योंकि टोटल कॉस्ट का जो फार्मूला होता है TC इक्वल टू TVC प्लस TFC, तो यहाँ पर TFC आएगा। ड्राई फार्मिंग रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप वेयर रेनफॉल इज लेस देन 20 इंचेस और 700 mm. Farm management is an integral part of the production economics. जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो फैक्टर प्रोडक्ट में हो या फैक्टर में हो या प्रोडक्ट में हो, वह अलग अलग होती है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द बेसिक प्रोडक्शन प्रॉब्लम हाउ मच टू प्रोड्यूस इम्प्लाइज, तो जो पहला रिलेशनशिप है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, उससे संबंधित होता है। जबकि फैक्टर प्रोडक्ट में हाउ टू प्रोड्यूस आता है क्वेश्चन, और प्रोडक्ट रिलेशनशिप में व्हाट टू प्रोड्यूस आता है, क्योंकि वहाँ पे दो आउटपुट्स होते हैं। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग बोथ ओनरशिप एंड ऑपरेशनशिप आर इंडिविजुअल। इसको ध्यान में रखना है। फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग go side by side. Principle of equimargin return is based on the opportunity cost. Opportunity cost means the next best alternative sacrifice or next best alternative foregone. As the output increases, AFC decreases. आपने देखा होगा कि AFC का जो ग्राफ नेचर होता है वह रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। TFC आउटपुट से डिवाइड होती है तो वह डिक्रीज करने लगती है। क्रॉपिंग पैटर्न इज एक्सप्रेस्ड एज अ मैक्रो लेवल व्हाइल क्रॉपिंग स्कीम इज एट माइक्रो लेवल। कॉस्ट A1 इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैश एंड काइंड। आपने देखा होगा कि CACP कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कॉस्ट A का कॉन्सेप्ट होता है जो कि A1 A2 में होता है, कॉस्ट B का कॉन्सेप्ट होता है B1 B2 में होता है, कॉस्ट C का कॉन्सेप्ट होता है जो कि C1 C2 और कॉस्ट D का कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉस्ट A में वह सारे खर्चे एक्सपेंडिचर जो कि कैश और काइंड फार्म में किए गए हैं वह लिए जाते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, हायर्ड ह्यूमन लेबर, डिप्रिशिएशन, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ये सारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं वह कॉस्ट A1 में आते हैं। कॉस्ट A2 कैन बी ऑब्टेन्ड एडिंग द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर इन कॉस्ट B2। यह फार्मूला सीधे सीधे है। कॉस्ट C2 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जब कॉस्ट B2 में इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर को ऐड करते हैं, और C1 कैसे ऐड का फार्मूला क्या होता है? जब हम कॉस्ट B1 में इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर ऐड करते हैं।
फार्म लेआउट, आप लोगों ने ये एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिकल में की होगी फार्म लेआउट की। फार्म लेआउट में डिफरेंट फिक्सचर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि उसमें अप्रोच रोड्स होती हैं, इरिगेशन चैनल होते हैं, फार्म बिल्डिंग्स होती हैं, गोडाउन्स होते हैं। तो यह पूछा गया है, यह फार्म लेआउट एक स्केच प्लान होता है जो कि इन सारी चीज़ों को जो है वह दिखाता है, जिसमें लोकेशन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, वेल, इरिगेशन चैनल, फार्म बिल्डिंग, गोडाउन, अप्रोच रोड एट्सेट्रा दिखाया जाता है। करंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज विच इज अ मेजर ऑफ इमीडिएट सॉल्वेंसी ऑफ द फार्म बिजनेस। यह बैलेंस शीट के मेजर्स हैं, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो में हम करंट रेशियो लेते हैं, और करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स बाय द करंट लायबिलिटीज। डिप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं फिक्स कॉस्ट में। इन द प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन एमपीपी बराबर एपीपी, एपीपी इज डिक्रीजिंग। एपीपी तब तक बढ़ता है जब तक वह एमपीपी को टच न कर ले, और एमपीपी को जैसे ही वह टेंजेंट करता है इसके बाद एपीपी घटने लगता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि एपीपी कभी भी निगेटिव नहीं होता, जबकि एमपीपी जीरो भी होती है जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, और इसके बाद फिर एमपीपी जीरो होने के बाद माइनस भी हो जाती है निगेटिव में। द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसा संभव है? यस। फार्मर हैविंग ऑपरेशन लैंड होल्डिंग बिटवीन 0 to 1 इज कैटेगराइज अंडर फार्म। मार्जिनल फार्म में फार्मर की कई सारी कैटेगरी होती हैं, जिसमें मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर होता है। तो मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर, अगर आप जानते होंगे कि डेटा यह कहा जाता है कि करीब 92% फार्मर जो होते हैं हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं। मार्जिनल की जो कैटेगरी होती है, जो लैंड होल्डिंग लिमिट होती है 0 to 1 होती है, और स्मॉल की 1 to 2 होती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्राइजेस विल बी वेयर MRPS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। यह प्रोडक्ट रिलेशनशिप में है, जब MRPS मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन आता है, और ऐसा लिस्ट कॉस्ट की जब बात आती है तो MRTS इक्वल टू प्राइस रेशियो जब कहते हैं तब लिस्ट कॉस्ट होता है, और यह इनपुट रिलेशनशिप में आता है। When MRPS less than the price ratio, profit can be increased by producing more of added product. तो यहाँ पर 50 जो है फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में, वो इसलिए क्योंकि 4 आंसर हमारे सामने दिखते हैं, और हम आसानी से जो है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बनी होती हैं, हम उससे चीज़ों को हम निकाल के अच्छे से ट्रिक कर लेते हैं या इनसर्कल कर देते हैं। चलिए, इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इफिशियंसी एग्रीगेट मेजर। तो आपने देखा होगा कि फार्म इफिशियंसी मेजर्स सबसे पहले क्लासिफाई होती है फिजिकल इफिशियंसी मेजर में और फाइनेंशियल इफिशियंसी मेजर्स में, जिसको वैल्यू मेजर्स भी कहते हैं। और फिर से फिजिकल इफिशियंसी मेजर्स जो होता है वह एग्रीगेट मेजर्स में और रेशियो मेजर में होता है, और सेम पैटर्न पर फाइनेंशियल इफिशियंसी मेजर्स भी एग्रीगेट मेजर और रेशियो मेजर में होता है। तो इसमें टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, नेट वर्थ, ये सारे जो लिखे गए हैं वह फाइनेंशियल इफिशियंसी जो है एग्रीगेट मेजर हैं, जबकि यहाँ पर कॉस्ट पर एकड़ जो है वह जो है रेशियो मेजर है। तो इसमें डी का जो ऑप्शन है वह सही है। टोटल एसेट्स अपॉन द टोटल लायबिलिटीज इज द फार्मूला ऑफ नेट कैपिटल रेशियो। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच टाइप ऑफ रिस्क इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिस्क होते हैं, जिसमें फिजिकल रिस्क होता है, प्राइस रिस्क होता है, इंस्टीट्यूशनल रिस्क होता है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के रिस्क यहाँ पर होते हैं, तो डी जो है वह ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द सेफ गार्ड अगेंस्ट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी।
रिस्क और अनसर्टेनिटी से बचने के लिए कौन कौन से सेफगार्ड्स हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज विथ लो वेरिएबिलिटी, ऐसे इंटरप्राइज का सिलेक्शन करना जिसमें कि वेरिएबिलिटी लो हो, यस यह सही है। इंश्योरेंस यह भी सही है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यह भी सही है। फ्लेक्सिबिलिटी यह भी सही है। सो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेक्यूलियर ऑफ द इंडियन फार्मिंग। इंडियन फार्मिंग के केस में कौन सी विशिष्टता नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन फार्मिंग, जिसमें कि स्मॉल साइज ऑफ फ्रेगमेंटेशन लैंड होल्डिंग होती है, इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, फार्म एज हाउस होल्ड्स होता है, फास्ट एडॉप्शन ऑफ इनोवेशंस। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो इनोवेटर्स होते हैं वह बहुत ही कम होते हैं। अगर इनोवेटर की कैटेगरी के केस में देखा जाए तो इनोवेटर्स 6 क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज़ नॉट एजेंसीज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वह बजटिंग में आती है और लीनियर प्रोग्रामिंग के अपने एजेंशंस होते हैं जिसमें कि लीनियरिटी, डिविजिबिलिटी, सिंगल वैल्यू एक्सपेक्टेशन, फाइनाइटनेस, एडिटिविटी, ये सारे एजेंशंस जो हैं वह लीनियर प्रोग्रामिंग के होते हैं। लेकिन जहाँ पर सिंगल वैल्यू एक्सपेक्टेशन है, आपके आंसर में यहाँ पर मल्टी वैल्यू एक्सपेक्टेशन लिखा है, तो मल्टी वैल्यू एक्सपेक्टेशन इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर अगर सिंगल वैल्यू एक्सपेक्टेशन होता है तो वो एजेंशन है, तो यहाँ पर हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। Among the following, which is not a principle applied in the farm management? तो सीधे सीधे आपके शुरुआती क्लासेस में बताया गया था कि फार्म मैनेजमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। तो आप रिकॉल कीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न, कॉस्ट प्रिंसिपल, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न रिस्क जो है, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है जो कि अप्लाइड होता हो फार्म मैनेजमेंट में, तो ये जो है वो जो है डी यहाँ पर मार्क किया जाएगा। इंडियन फार्मिंग इज सेड टू बी गैम्बलिंग ऑफ नेचर। आप लोगों ने यह आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है और मानसून के ऊपर जो है वह भारतीय कृषि निर्भर करती है। तो गैम्बलिंग ऑफ नेचर यहाँ पर सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग किया गया है। डिप्रिसिएशन, लैंड रेवेन्यू, रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वह फिक्स कॉस्ट के साथ हैं, जबकि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स एक कंपोनेंट है जो कि वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। व्हेन MRPS इक्वल टू 0, मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 0, यहाँ पर हम इसको MRS 0 भी कह सकते हैं। देन प्रोडक्ट्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट के केस में एक प्रोडक्ट जो होता है, एक क्रॉप जो होती है वह दूसरे क्रॉप के लिए हार्मफुल या फिर उपयोगी नहीं होती है, तो वहाँ पर MRPS 0 होता है। फैमिली लेबर एंड हायर लेबर आर द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। किसी काम को या तो फैमिली लेबर कर सकती है यूनिट्स में, या उससे अगर फैमिली लेबर इन्वॉल्व नहीं होती तो उतनी ही यूनिट हायर लेबर करके की जा सकती है। तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यहाँ पर जवाब है। द इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन रेंजेस फ्रॉम। आपको मैं बता दूं कि जो 3 स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को इरेशनल स्टेज कहते हैं, सेकेंड को रेशनल स्टेज कहते हैं। फर्स्ट और को इसलिए इरेशनल कहा जाता है क्योंकि जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है वह अंडर यूटिलाइजेशन होता है, जबकि थर्ड को इरेशनल इसलिए कहा जाता है कि जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है वह ओवर यूटिलाइजेशन होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ जो रिसोर्सेज होता है वह सेकेंड स्टेज में होता है, इसलिए सेकेंड स्टेज को रेशनल स्टेज कहते हैं। और आपने अगर ग्राफ देखा होगा तो MP, AP और TP का ग्राफ अगर याद कर पा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट स्टेज में हमेशा MP जो होता है वह AP से ऊपर होती है,
और ईपी का फार्मूला होता है एमपीपी अपान एपीपी या एमपी अपान एपी। तो हमेशा जो फर्स्ट स्टेज में ईपी होगी वह ग्रेटर देन 1 to 1 होगी। 1 क्यों? क्योंकि स्टेज फर्स्ट जहाँ ख़त्म होती है उसकी वो बाउंड्री होती है, वहाँ पर एमपीपी अपान एपीपी, एमपी एपी वहाँ पर इक्वल हो जाती है, इसलिए यहाँ पर 1 है। इसके बाद फिर लेस देन 1 की सेकेंड स्टेज शुरू होती है और स्टेज थर्ड में जाके एमपी चूँकि 0 होती है और एपी के साथ 0 तो नहीं होती, वो पॉजिटिव ही रहती है, तो रिजल्ट जो होता है वह निगेटिव में आ जाता है। 13 क्वेश्चन में y इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज विच टाइप ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्शन फंक्शन का एल्जेब्रिक इक्वेशंस लिखा हुआ है, जिसमें कि कार्ब डेरिवेटिव प्रोडक्शन फंक्शन को हम कह सकते हैं y इक्वल टू a x टू द पावर b, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आप लोगों ने मैथमेटिक्स अगर पढ़ा है तो देखा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा होगा। हालांकि यहाँ पर a जो है वह कांस्टेंट है, b जो है वह स्लोप है और x जो है वह इनपुट है। तो यह जो इक्वेशन है वह लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का है। द इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज 0 व्हेन एमपीपी इज 0, क्योंकि ईपी का जो फार्मूला क्या होता है एमपी अपान एपी। एमपी 0 है और एपी मान लीजिए 2 है, तो आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो उस हिसाब से जो है वो वेरी करेगी। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन व्हेन प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट एट डिक्रीजिंग रेट। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इंक्लूड्स मैनेजरियल सर्विस। आपको मैंने भी बताया कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कॉस्ट ए बी सी डी का जिक्र होता है और कॉस्ट डी में बात सिर्फ ये होती है कि जो भी कॉस्ट C2 आती है उसमें 10% कॉस्ट C2 का मैनेजरियल कॉस्ट के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ पर कॉस्ट डी सही आंसर है। क्रॉप यील्ड इंडेक्स, क्रॉप यील्ड इंडेक्स जो होता है वह फिजिकल इफिशियंसी रेशियो मेजर है। अभी हमने आपको बताया कि फार्म इफिशियंसी मेजर जो होता है वह 2 भागों में बांटता है, फिजिकल इफिशियंसी मेजर्स और फाइनेंशियल इफिशियंसी मेजर्स, जिसमें कि क्रॉप यील्ड इंडेक्स जो है वह फिजिकल इफिशियंसी रेशियो मेजर है, क्योंकि फिजिकल इफिशियंसी मेजर्स अगेन एग्रीगेट मेजर्स और रेशियो मेजर्स में जो है वह बढ़ती है। इन प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन एमपीपी अपान एपीपी, एपीपी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। द एजेंसी दैट एडवाइज टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द प्राइस पॉलिसी ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, यह आपको हमने शुरुआती रिमार्क में बताया था। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल आउटपुट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। द रिलेशनशिप ऑफ फार्म मैनेजमेंट इन विच द शाइंस, ओके। आपने शुरुआती क्लासेस में ही फार्म मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप होता है वह अलग अलग सब्जेक्ट से होता है। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, इकोनॉमिक थियरी से होता है, सपोर्टिव साइंसेस जिसमें स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स आती है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर है। विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोक्वांट। आइसोक्वांट पे शॉर्ट नोट्स के लिए यह पूछा जाता है, जिसमें कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, निगेटिवली स्लोप and higher right hand side isoquants show the maximum higher output। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर देखी है। लेकिन कॉनकेव टू द ओरिजिन आपको याद आ रहा है, यह पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के केस में होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका कॉनकेव टू द ओरिजिन, यह प्रॉपर्टी आइसोक्वांट की नहीं है। यह प्रॉपर्टी कॉनकेव टू ओरिजिन किसकी है? ध्यान दीजिए, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? साइज ऑफ फार्म, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन?
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कैपिटल जो होती है वह मैन मेड होती है। विच इज़ द कॉमन टाइप ऑफ फेंसेस यूज इन इंडिया। आप लोगों ने एक्सरसाइज जब की होगी तो देखा होगा कि कॉमन फेंसिंग, चार दीवारी जो होती है फार्म की, वह बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से वेजिटेबल्स फार्म में, और जो कि सिटीज़ के पास में होते हैं। जंगली जानवरों से फेंसिंग जो है वह बचाती है। तो कॉमन फेंसिंग के जो टाइप्स हैं वह श्रब फेंसिंग होती है, जिसमें कि सदाबहार हो गया, ढैचा हो गया, कैक्टस हो गया, पक्का ब्रिक्स वाल होती है, वार्ड वायर फेंसिंग होती है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका ऑल ऑफ दीज सही होगा। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल सेज दैट आउटपुट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली more than the increase in input. So increasing return means the more than the increase of input. इसको ध्यान में रखेंगे। Administered price include, आप देख पा रहे हैं कि जो प्राइसेस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस क्यों कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस दैट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। जनरली प्राइसेस जो होती हैं वो डिटरमाइन होती हैं डिमांड और सप्लाई दो फोर्सेस के वजह से, लेकिन अगर प्राइसेस डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से डिटरमाइन नहीं हो रही हैं तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइस कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट डिफाइन करती है, जिसमें प्रोक्योरमेंट प्राइस हुआ, इशू प्राइस हुआ, एमएसपी हुआ। तो ऑल ऑफ दीज आर द एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। विच आर द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ द डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन। आप लोगों ने देखा होगा लेबोरेटरी में अपने की डिप्रिसिएशन के कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं एनुअल डिप्रिसिएशन के, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड है, एनुअल रीवैल्यूएशन मेथड है जो लाइव स्टॉक के केस में यूज़ होता है। तो सारे डिप्रिसिएशन के मेथड है। तो करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ दीज। द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस हेल्प्स द फार्मर इन सेलेक्टिंग द एंटरप्राइजेज बेस्ड ऑन द रिलेटिव एडवांटेजेस। ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेजेस, ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेजेस, ये आपको देखना होगा कि रिलेटिव एडवांटेजेस के केस में एडवांटेजेस थियरी काम करती है। द ओरिजिनल स्टेटमेंट इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड द प्राइमल। द फर्स्ट क्रॉप इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर क्रॉप। 1973 में सबसे पहले क्रॉपिंग इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई थी कॉटन क्रॉप के लिए। H4 कॉटन वैरायटी थी। Which period of time during which all inputs can be varies? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के केस में सारे इनपुट जो होते हैं वो वेरी करते हैं। Among the following which is not correct? यहाँ पर एडाप्शन कैटेगरी के डिफरेंट MCQs दिए गए हैं, जिसमें इनोवेटर्स 2.5 यह करेक्ट है, अर्ली मेजॉरिटी 34 यह भी सही है, लेगर्ड्स 16% होते हैं यह भी सही है, लेकिन अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं वह 18% नहीं होते, यह गलत है। बेस्ड ऑन द पर्पज ऑब्जेक्ट फार्म्स आर क्लासिफाइड एज subsistence farm, commercial farm, research and demonstration farm. Yes, all of these यहाँ पर है। Buy and selling activities creates the possession utility. Possession utility में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है। बाई एंड सेलिंग के द्वारा जो है यह एक्टिविटी जो यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। यूटिलिटी के डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं, आप लोगों ने इसको मार्केटिंग की क्लासेस में देखा है, जिसमें प्लेस यूटिलिटी होती है, फार्म यूटिलिटी होती है, पोजेशन यूटिलिटी होती है, और अलग अलग मार्केटिंग फंक्शन से डिफरेंट यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। जैसे कि प्लेस यूटिलिटी की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन से क्रिएट की जाती है, फार्म यूटिलिटी प्रोसेसिंग से की जाती है, पोजेशन यहाँ पूछा ही गया है तो बाई एंड सेलिंग से की जा रही है, और प्रोडक्शन फंक्शन शुड बी डिसकंटिन्यूड इन शॉर्ट रन इफ प्राइस इज नॉट एबल टू कवर द ABC। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब प्राइस ABC के बराबर होता है तो वह कौन सा पॉइंट होता है, शट डाउन पॉइंट होता है, और जब प्राइस या AR जब वह बराबर होती है AC के तब वह ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट में फर्म को, कंपनी को या प्रोड्यूसर को न तो फ़ायदा होता है न तो नुकसान होता है। हाँ, फ़ायदा तब होता है जब वह ब्रेक इवन पॉइंट से जर्नी को आगे बढ़ाता है, प्रोडक्शन जर्नी को। Among the following which factor determine the types and size of farm?
ऑल ऑफ दीज, जिसमें एरिया भी डिटरमाइन करती है, फार्म फैमिली भी डिटरमाइन करता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी डिटरमाइन करती है, मैनेजरियल एफिशिएंसी भी डिटरमाइन करती है। तो करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न एग्रीकल्चर में अप्लाई होता है इजिली, क्यों? क्योंकि लेस स्कोप मैकेनाइजेशन है ड्यू टू द स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन किया जाता है, एक्सेसिव डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर की। तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन इन विच स्टेज ऑफ द? तो स्टेज सेकेंड, यह अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टेज सेकेंड में जो है ऑप्टिमम यूज किया जाता है रिसोर्सेज का। नेट फार्म इनकम प्लस वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द फैमिली लेबर इनकम। ओनरशिप फार्म इज बेसिस फॉर डिसाइडिंग सिस्टम ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग में आपका क्या है? ड्राई फार्मिंग होता है, इसके बाद फिर स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होता है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होता है, रैंचिंग होता है। वैल्यू एडेड इज असर्टेन एज, वैल्यू एडेड कैसे प्राप्त करते हैं? जब सेल प्राइस से इंटरमीडिएट जो गुड होती है उसकी कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। Among the following which is not discounting measure? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के डिस्काउंटिंग मेजर होते हैं, अनडिस्काउंटेड मेजर होते हैं। तो डिस्काउंटिंग मेजर में जहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है, उसमें एनपीवी होता है, बीसीआर होता है, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, लेकिन पे बैक पीरियड नहीं होता। पे बैक पीरियड जो है अनडिस्काउंटिंग मेजर है, तो यहाँ पर पे बैक पीरियड ऑड है। The decision criteria for the accepting the investment with NPV BCR, NPV के केस में हमेशा अगर NPV 0 से अधिक होती है तो प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है, और BCR के केस में अगर BCR 1 से अधिक हो तब इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। जबकि अगर वह 1 से कम है BCR तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अगर क्राइटेरिया NPV लेस देन 0 है तभी भी इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ चॉइसेस, नॉट एग्रोनॉमी प्रिंसिपल, नॉट अ सॉइल साइंस प्रिंसिपल, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ नेचर, बट प्रिंसिपल ऑफ चॉइस ऑफ are applied in the agricultural production economics. Theory of international trade is based on the law of comparative advantages. Hedging is trading that reduce the price risk. अभी कितने तरह के एग्रीकल्चर में रिस्क होते हैं हम लोगों ने देखा था। प्राइस रिस्क होता है, फिजिकल रिस्क होता है, इंस्टीट्यूशनल रिस्क होता है। जो हेजिंग एक टेक्निक होती है जो प्राइस रिस्क को ट्रांसफ़र करती है। इन बैलेंस शीट एसेट्स जो रखे जाते हैं वह लेफ्ट हैंड साइड रखे जाते हैं, जबकि राइट हैंड साइड जो रखा जाता है वह लाइबिलिटीज़ होती है। एसेट्स जो होता है वह करंट एसेट्स, इंटरमीडिएट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स, जबकि लाइबिलिटीज़ भी करंट लाइबिलिटीज़, इंटरमीडिएट लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, सबके अपने अपने एग्जाम्पल है। इसको अपने समय से देखने की ज़रूरत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैश फ्लो बजट या फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट, ये दोनों कहते हैं। तो बोथ ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट। रेवेन्यू स्टेटमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है रेवेन्यू स्टेटमेंट को। मोस्ट कॉमनली फॉलोड सिस्टम ऑफ फार्मिंग इज द पीजेंट फार्मिंग, यह आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी शैल बी द इक्वल एनीवेयर ऑन द ग्राफ, यस ट्रू। इफ द प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस द आइसोकॉस्ट लाइन मूव्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, यस इज ट्रू। आप लोगों ने इसको जब लिस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन बना रहे होंगे तो देखा होगा कि जैसे ही इनपुट का प्राइस बढ़ता है बजट लाइन या आइसोकॉस्ट लाइन जो होती है वह ओरिजिन की तरफ जाती है। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इज एन इंटर फार्म स्टडी, यस इज ट्रू। प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ अ क्रॉप ऑन फार्म एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यस इज ट्रू।
Grain farming and livestock farming is an example of competitive example? No, it's false. Grain farming और livestock farming example competitive नहीं होती, जबकि ये complementary enterprises होते हैं. Specialized farming is risky than the diversified farming? Yes. अभी हमने बता रहे थे कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अपने मेरिट्स हो सकती हैं, एडवांटेजेस हो सकते हैं. एडवांटेजेस ये है कि ढेर सारी इनकम मिलती है, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर कोई लॉसेस होते हैं डिजीज़ से, पेस्ट से या क्लाइमेट से, तो बहुत हैवी लॉसेस बियर करने पड़ते हैं. कोल, आयरन, ऑयल आर द stock non-renewable resources? Yes, true. Young growth timber and annual crops are the renewable resources? True. Water stored in tank and solar energy stored in cell are the renewable flow resources? True. Social benefit is sum of private benefit plus external benefit? Yes, it's true. Education and organic farming are example of the positive externalities. क्योंकि अगर हमने आपको शिक्षा दी और आप जो है वह 100 लोगों को शिक्षा देंगे, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़. तो एग्जाम्पल जो एजुकेशन का होता है या ऑर्गेनिक फार्मिंग का होता है, यह पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के केस में होता है. एक्सटर्नलिटीज़ हैज़ टू प्रॉपर्टी, नेमली इंटरडिपेंडेंसी एंड लैक ऑफ कंपनसेशन. यस, ट्रू. Coexistence of land, air, water and ecological element in a specific area is called the resource endowment. Yes, true. Public park is an example of positive externalities. Yes, true. The law of diminishing return is more applied in agriculture. Yes, true. The expression of farm plan in monetary term is termed as farm budgeting. जब फार्म प्लान को मॉनेटरी टर्म्स में जब एक्सप्रेस किया जाता है तो फार्म बजटिंग होती है. यस, ट्रू. द सेटिंग अप ऑफ सीलिंग फॉर एफ्लुएंट्स इमिशन डिस्चार्ज कैन बी टर्म्ड एज द सोल्यूशन टू द एक्सटर्नलिटी. यस, इज ट्रू. ऑल द प्रोडक्शन फैक्टर आर चेंज इन द रिटर्न टू स्केल में सारे प्रोडक्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं. फिक्स कॉस्ट आर डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. True. Economic cost include both explicit and implicit cost. True. Economic cost is equal to explicit cost plus the implicit cost. Next best alternative sacrifice foregone is called the opportunity cost. True. Land providing reasonable standard of leasing is economic holding. True. Transformation of input into output is called production. Is true. हालांकि प्रोडक्शन के लिए एक लाइन में क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज आल्सो कॉल्ड द प्रोडक्शन, यह भी लिखा गया है. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज प्रोडक्शन. द आइसोक्वांट नेचर इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. यस, ट्रू. टोटल एरिया ऑफ लैंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल इज लैंड होल्डिंग. यस, ट्रू. वेरियस कॉम्बिनेशन बिटवीन टू इनपुट्स namely x1 and x2 that gives equal output is called the isocost. यह जो है फॉल्स है. क्यों? क्योंकि इसका सही जवाब है आइसोक्वांट. The nature of production possibility curve is concave to the origin. True. Complete bursting is also called as the full bursting. Yes, true. Production possibility curve is also called the transformation curve. True. A piece of land where crop production and livestock taken under single management and has specific boundary is called farm. कोर्स आउटलाइन की शुरुआती में ही आपको बताया गया होगा कि फार्म क्या होता है. अ पीस ऑफ लैंड होती है जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन और लाइवस्टॉक जो है वह किया जाता है. थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस वाज गिवन बाय द डेविड रिकार्डो. Maximum profit will be at the point where MC greater than the MR. यह false है. Maximum profit will be at the point where MC is equal to MR. Economic efficiency is the ratio of input and output. False. Economic efficiency जो है
रेशियो होती है, लेकिन वैल्यू ऑफ इनपुट एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट की, सिर्फ इनपुट आउटपुट की रेशियो को हम जो है टेक्निकल एफिशिएंसी कहते हैं. द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज इज नेटवर्थ इज ट्रू. क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड विद फार्मूला ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया मल्टीप्लाई बाई 100 and cropping intensity expressed in percentage. Yes, true. The cost of cultivation expressed in cost of cultivation की यूनिट क्या होती है? रुपीस पर हेक्टेयर. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की यूनिट क्या होती है? रुपीस पर क्विंटल. यह सही है. When average cost is falling, it is greater than marginal cost and vice versa. Is true. Average cost और मार्जिनल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट कर्व को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. यू शेप्ड कर्व दोनों होते हैं. एवरेज कॉस्ट कर्व सबसे ऊपर होता है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट कर्व सबसे नीचे आती है. देन फिर यू कर्व लेते हुए वह फिर ऊपर उठती है. व्हेन AC एवरेज कॉस्ट डिक्लाइंस, MC डिक्लाइन फास्टर देन एवरेज कॉस्ट. इज ट्रू. इन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन EPP ranges less than 1 to 0 is true. Resources which can be split up into the smaller unit like fertilizer, seeds, etc. is continuous production function. False. The production function is discrete where input cannot be broken into small unit like plowing, weeding, irrigation is true. Law of diminishing return is applied when resources are limited. नहीं, जब resources unlimited होते हैं तभी law of diminishing marginal return अप्लाई किया जाता है. जबकि resources अगर limited हैं तब law of equimarginal return अप्लाई किया जाता है. Buffer stock of food grains procured by the government through FCI in India. Yes, is true. FCI का जो establishment हुआ था वो 1965 में हुआ था. An imperfect knowledge situation where the outcome of an event can be estimated in terms of probability is risk. यह false है. यहाँ पे अगर imperfect knowledge situation where the outcome of event can be estimated in terms of probability is risk. तो risk में प्रोबेबिलिटी जो मेज़र किया जा सकता है और अनसर्टेनिटी में मेज़र नहीं किया जा सकता. इंश्योरेंस कांट बी डन इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी. यस, इज ट्रू. कॉटन लिंट एंड कॉटन सीड आर द ज्वाइंट प्रोडक्ट. इट्स ट्रू. मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स बिफोर शोविंग ऑफ द क्रॉप अनाउंस बाय द CACP. नहीं, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है. CACP केवल रिकमेंड करती है. The art of keeping books of farm business accounts in regular and systematic manner is called farm accountancy. Yes, true. Farm planning is a decision making science. Yes, true. Law of variable proportion is also called law of proportionality. Is true. अब आइए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि मैचिंग टाइप क्वेश्चंस है. यहाँ पर कॉलम A और कॉलम B दिया हुआ है. इसमें मैच करना होता है और यह सबसे आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें अगर हमने जो पहले आता है उसको कर लिया और इसके बाद में जो है वह आंसर हमेशा क्लियर होता जाता है. तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि फैमिली लेबर इनकम जो होती है कैसे कैलकुलेट की जाती है. ग्रॉस इनकम से जब हम कॉस्ट B को माइनस कर देते हैं. कॉस्ट प्रिंसिपल जो है वह मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह 2016 में शुरू की गई थी, तो आंसर इज D. MRS ग्रेटर देन 0, तो प्रोडक्ट जो होता है वह कम्प्लीमेंट्री होता है. CCIS स्टैंड फॉर द कम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यह 1985 में लाई गई थी. MRS लेस देन 0
अगर होता है तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वह कम्पिटिटिव होते हैं। फार्म बिजनेस इनकम का फार्मूला है क्रॉस इनकम से जब हम कॉस्ट A1 को माइनस करते हैं तो फार्म बिजनेस इनकम प्राप्त करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस जो हैं वह रीजनल स्पेशलाइजेशन से मैच करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, यह भी हमने आपको बताया था कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। सो हाउ टू प्रोड्यूस इज द इनपुट इनपुट रिलेशनशिप के केस में, जिसको फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप भी कहते हैं, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस आउटपुट आउटपुट केस के केस में या प्रोडक्ट प्रोडक्ट के केस में। तो इसको हम इस तरह से मैच कर सकते हैं। दूसरे सेट के रूप में मैचिंग वाले क्वेश्चन के लिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो नेचर होता है वह यू शेप्ड होता है। स्टेज फर्स्ट और थर्ड सेकंड जो कही जाती हैं वह इरेशनल स्टेज कही जाती हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का जो नेचर होता है वह रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वह अवस्था होती है जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है। शैडो प्राइस को हम अकाउंटिंग प्राइस भी कहते हैं। स्टेज सेकेंड जो है वह रेशनल स्टेज होती है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट टीपी कर्व पे बसता है, जहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो एमपीपी एपीपी, जहाँ एमपी मैक्सिमम होती है, यहाँ पर क्षमा कीजिएगा एमपी मैक्सिमम होती है। एमपीपी इक्वल टू एपीपी वह अवस्था तो तब होती है जब स्टेज फर्स्ट की बाउंड्री होती है, लेकिन एमपीपी अधिक होती है जहाँ पर वहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनता है। एमपीपी 0 जहाँ होती है वहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है। शटडाउन पॉइंट की अवस्था तब आती है जब एआर केवल जो है एवीसी ही रिसीव कर पाता है। थर्ड सेट में बैलेंस शीट जो है उसको नेटवर्थ भी कहते हैं। एमआरटीएस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के बराबर जब हो जाता है तो उसमें लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। इनकम स्टेटमेंट को हम रेवेन्यू स्टेटमेंट भी कहते हैं। एमआरपीएस इक्वल टू प्राइस रेशियो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें ऑप्टिमम प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन की बात होती है। वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको हम प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी हम कहते हैं। फिक्स कॉस्ट को हम ओवरहेड कॉस्ट, शंक कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम सेल्फ ओन्ड कॉस्ट कहते हैं, जो कि घर से लगाई जाती है, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं होता है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट अगर हम कोई इनपुट्स मार्केट से खरीद रहे हैं उसके लिए पेड कर रहे हैं तो पेड आउट कॉस्ट होती है। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का जो फार्मूला होता है वह एमपीपी अपान एपीपी होता है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हम कॉलम ए और बी को इस तरह से जो है वह मैच कर सकते हैं। फोर्थ सेट के रूप में मैचिंग क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि फार्म इन्वेंट्री जो होती है वह फाइनेंशियल फार्म रिकॉर्ड्स होता है। आपको मैं बता दूं, फिजिकल फार्म रिकॉर्ड्स होता है, फाइनेंशियल फार्म रिकॉर्ड्स होता है और सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड्स होता है। तो फार्म इन्वेंट्री जो है वह फाइनेंशियल फार्म रिकॉर्ड्स है। फिजिकल फार्म रिकॉर्ड के रूप में क्रॉप प्रोडक्शन एंड देयर डिस्पोजल या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड देयर डिस्पोजल आता है। एमआरएस या एमआरपीएस Y2 इंटू Y1 अगर है तो हम डेल Y1 बाई डेल Y2 कहेंगे यहाँ पे। तो इस केस में 2 के केस में जो है Y2 फॉर Y1 तो डेल Y1 बाई डेल Y2। पार्शियल बस्टिंग हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई नई वैरायटी फार्म पे इंट्रोड्यूस करते हैं या नई हीफर यूज़ करते हैं तो पार्शियल बस्टिंग अप्लाई जाती है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल में अभी हमने बताया कि यह फिजिकल फार्म रिकॉर्ड्स है। एनुअल रिवैल्यूएशन मेथड या डिप्रिसिएशन मेथड है जो लाइव स्टॉक के लिए यूज़ होता है। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, यह डिप्रिसिएशन कहा जाता है। डिप्रिसिएशन को कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी कहते हैं। रिस्क के केस में एक कंपोनेंट है वो कॉस्ट का है। साल्वेज वैल्यू
जो होती है, जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, वो वैल्यू जो लास्ट में एसेट्स को यूज़ करने के बाद बचती है, वह साल्वेज वैल्यू होती है। कैपिटल एसेट्स सेल रजिस्टर जो होता है वह सप्लीमेंट्री फार्म रिकॉर्ड्स के रूप में यूज़ होता है। और MRS अगर Y1 डॉट Y2 लिखा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? MRS Y1 फॉर Y2। अगर Y2 बाद में है तो हम इसको लिखेंगे डेल Y2 अपॉन डेल Y1। तो इस तरह से इसको हम लोग मैच करते हैं। और लास्ट सेट जो है हमारा, जो 5वां सेट है, उसमें हम देख पा रहे हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग है। तो मिक्स्ड फार्मिंग के केस में हम जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक को अगर एक साथ लिया जाए तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। रैंचिंग में कोई फार्मिंग तो नहीं होती, बट इसमें चारागाह में पशुओं को चराने के लिए भेजा जाता है। लेबर्स जो होते हैं वो फ्लो रिसोर्स कहा जाता है। MPP जो है वह MP का फार्मूला होता है डेल Y बाई डेल X। ड्राई फार्मिंग जो है, ड्राई फार्मिंग के केस में जो मेजर इम्फेसिस किया जाता है वो मॉइस्चर कंजर्वेशन पे दिया जाता है। स्टेट फार्मिंग के केस में जो है रिसर्च एक्टिविटी फैसिलिटेट करने के लिए काम आती है। AFC जो है रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। हालांकि यहाँ पे AFC कैसे निकालेंगे? जब हम TFC से Q को डिवाइड कर देंगे। MC कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम जब डेल TC अपॉन डेल Q कर लेंगे। और MR अगर है, अगर MR है, M लगा हुआ है तो इसका होता है मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स द एडिशनल। अगर मार्जिनल कॉस्ट के केस में कहना है तो डेल TC अपॉन डेल Q। डेल यहाँ Q का मतलब आउटपुट से है। और अगर MR निकालना है तो डेल TR अपॉन Q यह करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर जो है वह स्टॉक रिसोर्सेज है, यह मूव नहीं कर सकता। तो साथियों, इसके साथ हमारा जो भी 200 क्वेश्चन का यह जो एक वीडियो है वह पूरा होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी आपकी सहायता करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी यह क्वेश्चन जो है अक्सर जो है वह पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को आपके एग्जामिनेशंस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग अपने उद्देश्यों को पूरा करें और अपने माता पिता का नाम ऊंचा रखें। धन्यवाद।